बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बायोजियो केमिकल साइकिलिंग में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। हमारे पूरे अर्ज़ पे एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर और ज़मीन के अंदर और पत्थरों के अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारी केमिकल फॉर्म में पाई जाती है। अगरचे सबसे बड़ा जो ज़ख़ीरा है नाइट्रोजन का वो पत्थरों में पाया जाता है, लेकिन वो नाइट्रोजन जो पत्थरों में पाई जाती है वो अनअवेलेबल है, वो बड़े अरसे से वहीं पड़ी हुई है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें वो हिस्सा नहीं लेती। जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो है हवा के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में पाई जाती है हवा के अंदर। अब हमारी जो हवा है एटमॉस्फेयर, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें तकरीबन 78% N2 यानी कि एलिमेंटल नाइट्रोजन है। अब ये जो एलिमेंटल नाइट्रोजन हवा के अंदर पाई जाती है ये इनर्ट है, इस पे कोई वैलेंसी नहीं है, सिंपल N2 का मॉलिक्यूल है। एक N जो है वो दूसरे N के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और मोस्टली जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे एनिमल हैं, प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब ये जो नाइट्रोजन है ये हवा के अंदर इनर्ट हालत में रहती है और इसका हमारी जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है या जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट है, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं है। जबकि यहाँ पे जो आपको इस टेबल में दिखाई गई हैं जितनी भी बाकी दूसरी नाइट्रोजन की फॉर्म्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, अमोनिया है या अमोनियम आयन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड या नाइट्रेट आयन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रेट है, ये तमाम की तमाम बाकी जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, ये हाईली रिएक्टिव है। ये एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हम मज़ीद आगे इसमें देखते हैं। इससे पहले कि हम नाइट्रोजन साइकिल को ज़रा डिटेल में पढ़ें, पहले थोड़ा सा हम चंद केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं उसके बारे में हम पढ़ लें। सबसे पहला है नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो अवेलेबल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, यानी कि प्रोटीन से वो अमाइनो एसिड या अमाइड में कन्वर्ट होती है। दूसरा प्रोसेस है एमनाइजेशन का। इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होती है अमाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में। यानी कि जब हम ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं या हम ग्रीन मैन्योर डालते हैं या कोई भी बायोमास ज़मीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसकी जब ब्रेक डाउन होती है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वो अमाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में पहले कन्वर्ट होती है। उसके बाद वही अमाइड्स और अमाइनो एसिड्स जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये ज़मीन के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अब ये जो अमोनियम आयन बनता है NH4, अब या इसको प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये ज़मीन के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स पे एक्सचेंज साइट्स होती हैं, जैसे क्ले पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती हैं। कुछ क्ले मिनरल्स ऐसे हैं जो इनको फिक्स कर लेते हैं और ये अनअवेलेबल हो जाती है। कुछ अमोनियम आयंस जो हैं वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वोलेटिलाइज हो जाती है, जैसे वाटर वेपर बन के हवा में उड़ जाते हैं। तो इसी तरह कुछ अमोनियम आयन अमोनिया गैस बन के हवा में उड़ जाती है और कुछ अमोनियम जो है वो नाइट्रिफाइड हो जाती है, यानी कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी बहुत क्विक रिएक्शन है। अब जब हम खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो यूरिया में बेसिकली अमोनियम जो है वो आयंस होते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
हमारी ज़मीन के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। ये अमोनियम को नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट है ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में और ये लीच डाउन हो सकती है, और इसका अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो ये सरफेस रन ऑफ भी कर सकती है। अगर हमारी हमारी ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की मकदार कम हो तो फिर यही नाइट्रेट जो है ये डीनाइट्रीफाई हो जाती है। इसमें भी कुछ माइक्रोब जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके ज़रिए स्टेप बाय स्टेप जो है ये फिर एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ अमोनियम आयंस जो हैं वो NH3 बन के, यानी कि अमोनिया गैस बन के हवा के अंदर जो है वो वोल्टलाइज हो जाते हैं। तो यूरिएज एंजाइम्स जो हैं वो अमोनियम आयन को नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, एक और प्रोसेस है जिसमें जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है, जो N2 N ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो दो नाइट्रोजन के एटम हवा के अंदर एलिमेंटल फॉर्म में गैस है, हम कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो उसको फिक्स कर लेते हैं, उसको वो काबिल इस्तेमाल हालत में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हवा के अंदर जो N2 है वो टोटली अनअवेलेबल है, उसको नॉर्मली जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने जो हमारा कोरल्स है उस पर एक निज़ाम रखा हुआ है जिसमें कुछ राइजोबिया बैक्टीरिया हैं, वो प्लांट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम करते हैं, नड्यूल्स बनाते हैं। आपने शायद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कोर्स पढ़ रहे होंगे, उसमें आप काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक ये बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स होती हैं जो N2 को का बांड तोड़ के उसको वो काबिल इस्तेमाल हालत जो नाइट्रोजन की है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब कुछ बैक्टीरिया तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के साथ इन एसोसिएशन, एक उनका लिंक है कि वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, जबकि प्लांट उनको बदले में ग्लूकोज और डिफरेंट किस्म के जो फूड मटेरियल है वो उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और ब्लू ग्रीन अलजी ऐसे भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्री लिविंग है, यानी कि वो उनका प्लांट की रूट्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट की स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ प्लांट जो है वो 100 kg पर एकड़ पर ईयर तक नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, कोई 50 kg नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं एक साल के अंदर, और कुछ जो है वो सिर्फ 20 kg जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जबकि जो नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो तकरीबन 2 से 25 किलोग्राम, डिपेंडिंग ऑन के सॉइल कंडीशंस कैसी हैं और भी दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो उसमें रोल प्ले करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो इनर्ट है, उसका वो एनिमल्स और प्लांट्स को अनअवेलेबल है, और उसका हमारे जो एटमॉस्फेयर है उस पर भी कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में भी उसका कोई रोल नहीं है, वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट काज नहीं करती। जबकि जब एलिमेंटल नाइट्रोजन यानी कि N2 को हम या तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के ज़रिए ज़मीन में ऐड कर लेते हैं, या हम जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हार्बर बोश प्रोसेस, जिसमें हम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हम उसको यूरिया खाद में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो रिएक्टिव नाइट्रोजन यानी कि NR रिएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये कभी भी बहुत लंबा अरसा एक जो केमिकल फॉर्म है उसमें ये नहीं रहता, ये मुसलसल चेंज होता रहता है। और यही जो नाइट्रोजन है ये प्लांट के लिए अवेलेबल है, इसको प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स के अंदर भी यही नाइट्रोजन है जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है,
और यही नाइट्रोजन ऐसी है जो कि हमारे कुर्रा अर्ज़ में एटमॉस्फेयर को, पानी को पॉल्यूट करती है और हमें सोसाइटी को जो है वो डैमेज काज करती है। अब जो ज़मीन और ज़मीन से हवा के साथ हमारा एक्सचेंज है नाइट्रोजन का, वो एक तो अमोनिया बन के वोल्टिलाइज हो जाती है। अब ये जो अमोनिया है ये नाइट्रेट के साथ मिलके जो है हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स अमोनियम नाइट्रेट के बनते हैं, जिसको हम कहते हैं एरोसोल्स। ठीक है। अब ये जो एरोसोल्स हैं ये जब आपने अभी रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया होगा कि स्मोग बनाते हैं। अब ये स्मोग एक तो विजिबिलिटी का मसला हो जाता है, दूसरा बहुत से लोगों को इसके स्मोग की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। इस तरह ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो बाद में बारह के साथ एसिड रेन की शक्ल में ज़मीन पे दोबारा आ जाता है। इसी तरह हमने पीछे देखा है कि नाइट्रोजन जो है, कुछ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के जो है वो हवा में जाती है। अब ये ओजोन लेयर को भी डैमेज करती है। कुछ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड बन के हवा में जाती है। ये ग्रीन हाउस गैस है, बाकी जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हैं, उनके कूलिंग इफ़ेक्ट्स है। जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका वार्मिंग इफ़ेक्ट है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर जब जमा होती है तो ये हीट को ट्रैप करती है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत तकरीबन 300 गुना 300 टाइम्स ज़्यादा जो है ये वार्मिंग क्रिएट करती है। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी वोलेटिलाइज हो जाती है और फिर अमोनिया और नाइट्रेट जो है ये जब हवा के अंदर जाते हैं तो ये पानी के साथ मिक्स होकर दोबारा ज़मीन में डिपॉजिट भी हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है। तकरीबन आज से 100 साल पहले यानी कि तकरीबन 1900 का जब स्टार्ट था तब तक जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन आती थी उसका सबसे बड़ा सोर्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था और दूसरा बड़ा सोर्स जो था वो एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, यानी कि जो नाइट्रोजन हवा के अंदर जाती है ज़मीन से ही उड़कर वो कुछ ना कुछ पानी के साथ मिक्स होके बारिश के साथ दोबारा ज़मीन पे डिपॉजिट हो जाती थी। तो जितने भी जंगलात थे या प्लांट्स थे या इवन एग्रीकल्चर थी तो वो नाइट्रोजन जो है वो यही बायोलॉजिकल फिक्सेशन से या एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन से या कुछ नाइट्रोजन जो है जब हम मैन्योर डालते थे ऑर्गेनिक मैन्योर उस वहाँ से वो हासिल करते थे। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में जब जर्मनी को जंग के दौरान बम बनाने के लिए नाइट्रोजन की कमी हुई तो उनके कुछ साइंसदान थे हाबर और बोश, इन दोनों ने मिलकर कोई तरीका निकाला कि किस तरह से हम जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है N2 जो कि हवा में इतनी बड़ी मिकदार में है, हवा में जितनी तकरीबन नाइट्रोजन है उसका तकरीबन 99.9% वो एलिमेंटल नाइट्रोजन है, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उन्होंने फिर हाबर बोश प्रोसेस जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस को उन्होंने जो है वो ईजाद किया। उस प्रोसेस में हम नॉर्मली सुई गैस अमोनिया मीथेन को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम हाई टेम्परेचर जो है और हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब ये जो हाई टेम्परेचर है ये इसके ज़रिए नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ा जाता है और उसको फिर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आज के दिन में 100 साल के बाद 1900 के बाद आज के दिन में ये तकरीबन सबसे बड़ा नाइट्रोजन का सोर्स है जहाँ से हम नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो तकरीबन 121 टेराग्राम नाइट्रोजन जो है वो एक साल में हम ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जो टोटल नाइट्रोजन का सोर्स है इनपुट्स का उसका तकरीबन ये 63% है। अब ये जो नाइट्रोजन जब हम खाद के तौर पे फसलों को डालते हैं तो कुछ नाइट्रोजन जब हम डालते हैं फसलों को उसका तकरीबन 50% तक 40 से 50% नाइट्रोजन जो है वो पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि जो 50% से ज़ायद नाइट्रोजन है वो पौधे अब्जॉर्ब नहीं करते, वो समहाउ
या तो ज़मीन में उसका नाइट्रेट की फॉर्म में लीचिंग हो जाती है, या डिफरेंट गैसेस बन के वो हवा के अंदर जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो जब हम यूरिया खाद को डालते हैं तो एक तो उसका चांस है कि वो नाइट्रेट की फॉर्म में जो है वो लीच डाउन हो जाएगी, और या अगर उसका पानी ज़्यादा है ज़मीन के अंदर तो वो सरफेस उसकी जो रन ऑफ है वो भी हो जाती है, और एंड पे वो नाइट्रेट जो है या तो लीच डाउन होकर ज़मीन के अंदर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसको पोल्यूट करती है, या वहाँ से सरफेस रन ऑफ के ज़रिए हमारी जो नदी नाले हैं, दरिया है, उसमें आ जाती है, और दोनों सूरतों में ये प्रॉब्लम काज करती है। जो खाद हम फसलों को डालते हैं, कुछ खाद नाइट्रस ऑक्साइड बन के हवा में चली जाती है, कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन के हवा में चली जाती है, और कुछ अमोनिया बन के हवा में चली जाती है। अब जो हम फसलें काश्त करते हैं, साथ में हम चारा भी काश्त करते हैं, वो चारा जब हम जानवरों को डालते हैं तो वो रिएक्टिव नाइट्रोजन जो हमने ज़मीन में डाली थी वो पौधों में आके वो दोबारा जानवरों के पेट में चली जाएगी, यानी इसको जानवर चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब फिर जानवर जब या तो मरते हैं या डिकम्पोज होते हैं, या जब वो गोबर और यूरिन करते हैं तो वो नाइट्रोजन फिर मैन्योर में आ जाती है, और मैन्योर को फिर हम दोबारा ज़मीन में डाल देते हैं। ठीक है। तो कुछ नाइट्रोजन पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी का फिर वो साइकिल हो जाती है। ठीक है। इसी तरह मैन्योर से भी कुछ नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में लीच डाउन होती है, कुछ नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, और बाकी गैसेस की फॉर्म में। ठीक है। अब ये जो हमने अभी नाइट्रेट का पढ़ा कि नाइट्रेट या तो लीच डाउन होकर ज़मीन में जाती है और नदी नालों में चली जाती है। ठीक है। और एंड पे ये एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। फाइनल इसकी जो स्टेज है, नाइट्रोजन एलिमेंटल से ही शुरू हुई थी N2 से, और एंड पे भी जो है अब ये जो प्रोसेस है पूरा साइकिल के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में ये रिएक्टिव नाइट्रोजन जो है वो घूमती रही, सर्कुलेट होती रही, लेकिन एंड पे अब ये डिपेंड करता है कुछ जगह पे तो ये दिनों में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और कुछ जो इकोसिस्टम में ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पे ये हो सकता है कि कई साल जो है इसको लग जाए, और ये फिर एंड पे एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाए। अब ये जो नाइट्रेट है ये फ्रेश वाटर को पोल्यूट करती है, उसकी यूट्रोफिकेशन करती है, और या फिर ये मरीन की यूट्रोफिकेशन करती है। यूट्रोफिकेशन जो है उसमें बेसिकली जब आप किसी नदी नाले में नाइट्रेट की मकदार को बढ़ा देंगे तो उसमें क्योंकि नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और पानी के अंदर जो एल्गी है वो भी जो है एक प्लांट है, उसको जब इतनी बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन मिलती है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम्स, एल्गल जो है ज़मीन के अंदर पानी के अंदर ग्रोथ होती है। अब जब एल्गी ग्रो करती है तो वो क्या करती है कि वो तमाम की तमाम ऑक्सीजन भी पानी से अब्जॉर्ब कर लेती है, नतीजतन पानी जो है वो डेड हो जाता है, और उसमें जानवर, उसमें जो मछलियाँ हैं या दूसरे जो पानी के जानवर हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, और बेसिकली एक डेड जोन बन जाता है पानी के अंदर, और जिससे पानी पॉल्यूट होता है जो मरीन इकोसिस्टम है उसको वो बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस हवा में जाती है ये एक बहुत टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैस है, ये वार्मिंग क्रिएट करती है जिससे क्लाइमेट चेंज आती है, जबकि अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये मिलके एरोसोल्स बनाते हैं। ठीक है। फाइन पार्टिकल एरोसोल्स बनते हैं हवा के अंदर, और जो कि विजिबिलिटी का मसला काज करते हैं, पॉल्यूशन काज करते हैं, और जिससे जो है स्मोक बनती है। ठीक है। अब ये अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये आपस में मिलके अमोनियम नाइट्रेट भी बना देते हैं, जो कि बारिश के पानी के साथ मिलके एसिड रेन की फॉर्म में दोबारा ज़मीन पे ऐड हो सकती है। अब जो एसिड रेन से नाइट्रोजन दोबारा ज़मीन में ऐड होती है उससे भी कुछ नाइट्रोजन जो है वो
नाइट्रस ऑक्साइड या N2 बन के दोबारा साइकिल होकर हवा के अंदर आ जाती है। अल्टीमेटली घंटों से लेके दिनों का ये साइकिल है और ये सालों पे मुहित भी हो सकता है। एंड पे तमाम नाइट्रोजन घूम घुमा के वो इवेंचुअली दोबारा डीनेटिफाई होकर N2 एलिमेंटल नाइट्रोजन बन के हवा में चली जाती है। तो ये जो फेट है जब हम खाद की शक्ल में नाइट्रोजन को ज़मीन में ऐड करते हैं। दूसरा बड़ा सोर्स जो नाइट्रोजन को ज़मीन में ऐड करता है वो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि दो तरह की बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। तकरीबन जो ज़मीन में नाइट्रोजन हमारे सिस्टम में ऐड होती है वो तकरीबन 45 टीराग्राम नाइट्रोजन एक साल के अंदर बायोलॉजिकल फिक्सेशन से आती है और ये तकरीबन टोटल का 24% है। इसमें भी जब वो ज़मीन के अंदर बायोलॉजिकली फिक्स होकर आ जाती है तो आगे बिल्कुल सेम ही साइकिल है। उसका जो फेट अभी हमने पीछे खादों की शक्ल में पढ़ा था, सेम ही उसका फेट होता है। हमारे सिस्टम में जो तीसरा बड़ा सोर्स है नाइट्रोजन का वो है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग या बायोमास की बर्निंग। ये जो हम पेट्रोल डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं या हम लकड़ी जलाते हैं उससे भी नाइट्रोजन जो है वो हमारे सिस्टम में ऐड होती है। ये तकरीबन 13% है, यानी कि 25 टीराग्राम नाइट्रोजन हर साल के अंदर। अब ये जो नाइट्रोजन जब हम ईंधन जलाते हैं तो उससे जो भी नाइट्रोजन है वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो डिफरेंट किस्म की गैसेस बन के हवा के अंदर उसमें एटमॉस्फेयर में उनका इजाफा होता है। इसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और आगे फिर वही मिक्स होकर वो अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो एसिडेन होती है। ठीक है, एंड पे जो एसिडेन होती है उसमें से कुछ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट बन के लीच डाउन होती है। बाकी की दोबारा जो है वो या तो दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाती है या वो फिर तमाम साइकिल जब कंप्लीट होता है तो वो फिर दोबारा एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पूरा नाइट्रोजन साइकिल को हम अगर देखें तो इसमें 3 मेजर सोर्स हैं और तकरीबन एक तो जो पानी और ज़मीन को पोल्यूट करती है वो नाइट्रेट लीचिंग, बाकी की डिफरेंट 3 से 4 किस्म की गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। अब नाइट्रोजन पोल्यूशन के जो डैमेजेस हैं, जो इसका नुकसानात हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, उसमें जो सबसे बड़ा जो डैमेज काज करती है वो नाइट्रेट की लीचिंग है। अब ये जो नाइट्रेट है या तो ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर को जो है डैमेज करती है। ड्रिंकिंग वाटर अगर पोल्यूट होता है तो उससे कैंसर हो सकता है कोलोन का, यानी कि बड़ी आंतों का या छोटी आंतों का। इसी तरह अगर ये नाइट्रेट लीचिंग जो है ये यूट्रोफिकेशन काज करे, जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे समंदर, नदी नाले हैं या फ्रेश वाटर के जितने सोर्सेज हैं, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम का लॉस है, उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, उससे जो नुकसान आते हैं सोसाइटी को, वो ये नाइट्रेट के जो टोटल नुकसान आते हैं वो तकरीबन 86% हैं टोटल जो नाइट्रोजन के डैमेजेस हैं। दूसरा जो अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड से एयर पोल्यूशन होती है, स्मोग होती है, उससे तकरीबन 30% डैमेजेस हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि तकरीबन 265 टाइम्स लीथल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके जो क्लाइमेट चेंज के मद में डैमेजेस हैं वो तकरीबन 1.4% हैं। ठीक है, और इसी तरह ये नाइट्रस ऑक्साइड ही है जो कि हमारी स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन को डिप्लीट करती है, उसको नुकसान पहुँचाती है। जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है उससे तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें कैंसर और सांस की बीमारियां या दिल की बीमारियां। तो आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।